एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की सोशल स्टडीज की बुक थी, उसका 17th लेसन इंडिया इन दी 18th सेंचुरी, भारत 18वीं सदी दे विच। जब मैं 18th सेंचुरी बोलती हूँ इसका मतलब होता है मैं बात कर रही हूँ 1700 से लेके 1799 तक। ये टाइम होता है 18th सेंचुरी का, इसे समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें ये बताया गया है कि जो मुगल शासन था, मुगल एम्पायर, उस वो पीक पे था, किसी टाइम पे बहुत चढ़ाई थी उसकी, लेकिन 18वीं सदी में वो टूटने लग गया, वो बिखरने लग गया। अगर आप मैप भी देखेंगे इंडिया का तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर ये मैप, ये सारा एरिया जो है, ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है यहाँ से लेके ये नीचे की ये वाली बाउंड्री, ये सारा मुगल शासन के कंट्रोल में था। लेकिन 18th सेंचुरी में ये सब कुछ टूटना शुरू हो गया। नॉर्थ और साउथ इंडिया में, यानी ऊपरी भाग में और इंडिया के भारत के नीचे वाले हिस्से में नई इंडिपेंडेंट स्टेट्स आनी शुरू हो गई। कहने का मतलब ये, कुछ नए राजे, कुछ नए सुल्तान अपनी जगह जो है वो बनानी शुरू कर चुके थे और मुगल शासन जो है वो टूटने के दर पे था। अब कौन कौन पावर में आ रहे थे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है मराठास। इस एरिया में मराठास पावर में आए। हैदराबाद में जो लोग पावर में आए उनको हम बोलते हैं निजाम, ये नाम याद रखना, निजाम थे हैदराबाद के। जो टीपू सुल्तान है, हैदर अली हैं, वो मैसूर में कंट्रोल कर रहे थे। मतलब आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये वाला हिस्सा आ जाता है, यहाँ कहीं पे मैसूर आ जाता है, जहां पर टीपू सुल्तान, ठीक है, और उनके पिताजी हैदर अली जो है वो कंट्रोल में ले लिया था उन्होंने ये वाला एरिया। ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स आ गई थी। साउथ की बात की जाए, वैसे भी अगर हम बात करें बंगाल, ये रहा अवध। अगर आप मैप में देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ आएगा, बंगाल हो गया, अवध हो गया। उसके अलावा यहाँ कहीं पे रोहेलखंड भी आ जाता है, वो वाला एरिया भी कंट्रोल से चला गया था। पंजाब भी, मथुरा भी, ये सारे एरियाज जो हैं ये आप कह सकते हैं रोहेलखंड, ये भी पावर से चला गया था। और पंजाब, ये नई स्टेट्स उभर के नॉर्थ में आ रही थी। इतना आइडिया आप लोगों को लग गया कि कैसे कैसे कहाँ पे नई स्टेट्स थी। अगर आप चाहें तो मैप में ऐसे ड्रॉ करके बता सकते हैं कि यहाँ पे मराठास आए थे, यहाँ पे निजाम्स आए थे, यहाँ टीपू सुल्तान, अवध, बंगाल हो गया, और यहाँ पे रोहेलखंड, पंजाब एरिया सारा नए राजों के हाथ में, नई पावर हाथ में आ गई थी। अब जो मुगल्स थे वो नीचे गिरते जा रहे थे पावर में। जो लास्ट औरंगजेब की डेथ हुई, और बताओ, याद रखना, और बताओ, औरंगजेब की डेथ हुई 1707 एडी में। उसके बाद जो मुगल्स आए जिन्होंने राज किया, उन्हें हम लेटर मुगल्स कहते हैं। औरंगजेब के बाद याद रखना, लेटर मुगल्स, बाद में आने वाले जो मुगल्स थे, उनकी इतनी पावर नहीं थी कि वो प्रजा को कंट्रोल कर सके, प्रशासन चला सके। अब इनको 3 लेटर मुगल्स को याद कैसे करना है, आप याद रखना, बस, BS, बहादुर शाह, जा फिर, बस जा फिर, ऐसे बस जाते जाते रह गए। बस मींस बहादुर शाह, जा मींस जहांगीर शाह, फिर से फर्रुख सियार। अब बहादुर शाह ने 6 साल तक रूल किया, लेकिन वो मराठास और जो सिख थे जो पावर में आ रहे थे उनको हरा नहीं पाए। बहादुर थे लेकिन सिखों को और मराठास को हरा नहीं पाए, ये याद रखना। जहां से याद करते हैं जहांगीर शाह। अब बहादुर शाह की डेथ के बाद उनका जो बेटा था जहांगीर शाह, वो उन्होंने गद्दी पकड़ी और कुछ महीने, जाने ही वाले थे, जा से याद रखना, सिर्फ कुछ महीने पावर में रहे। और उनके जब वो पावर में थे, वो चला रहे थे प्रशासन, उनके 2 भाई थे, हुसैन और अब्दुल्ला। हुसैन और अब्दुल्ला का नाम याद रह जाएगा। हुसैन वाले अब्दुल्ला वो पावरफुल होने लगे, भाई से ईर्खा खाने लगे, अरे नहीं 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 नहीं। वो ये चाहते थे कि जो जहांगीर है, जहांगीर शाह है, वो उनके हाथों में कठपुतली बन के रह जाए, हमारा भाई जो है हमारे हाथों पे, इशारों पे नाचे। लेकिन भाई ने मना कर दिया, तो उन्होंने, दोनों भाइयों ने मिलके उसको मरवा दिया। अब भाई को तो मरवा दिया, उसके बाद फारूक सियार जो थे वो जहांगीर शाह के नेफ्यू थे, मतलब भाई का बेटा था, वो गद्दी पे आ गए दिल्ली में। और वो सिर्फ राजा जो थे ना वो नाम के थे, पूरा का पूरा जो शासन चलाया जा रहा था, वो जो पहले 2 भाई थे ना, हुसैन और अब्दुल्ला, वो ही चला रहे थे। और इन दोनों को अब बोला जाने लगा, इन दोनों भाइयों को सैयद ब्रदर्स याद रखना,
ठीक है, सैयद भाई बोलने लगे सब लोग इनको। और उसके बाद जब नेफ्यू का मतलब होता है भाई या बहन का बच्चा, तो जब सैयद भाइयों के चंगुल से उसने अपने आप को छुड़वाना चाहा तो सैयद भाइयों की ईगो पे हर्ट लगी कि अरे ये कैसे छोटा सा बच्चा हमारे को बोल रहा है कि हम ना इसे गाइड करें, तो उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। इतना लेटर मुगल्स के बारे में आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैप भी काफी हद तक समझ आ गया। अब बात करते हैं उसके बाद जो अगले रूलर आए, नेक्स्ट जो प्रशासन चलाने आए वो थे मोहम्मद शाह। अब ये जब पावर में आए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सैयद ब्रदर्स को साय साय बाय बाय कर दिया। शाह ने सैयद को बाय बाय कर दिया, आउट कर दिया। अब इनके राजकाल में जैसे हमारे अभी स्टेट्स के अंदर गवर्नर होते हैं वैसे ही छोटे छोटे हिस्सों में गवर्नर्स थे, और जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी वो वहां पे वो जो गवर्नर्स थे ना वो बड़े पावरफुल होने लगे। उनको लगा कि यार सैयद भाई भी आउट हो गए, मोहम्मद शाह क्या ही कर लेगा, तो अभी हम लोग पावर में आना शुरू करते हैं। तो वो गवर्नर स्ट्रांग होने लग गए, मोहम्मद के टाइम पे गवर्नर स्ट्रांग होने लगे। और उसी टाइम पे जब मोहम्मद शाह रूल कर रहे थे तो जो सिख थे, मराठा थे, जाट्स थे, राजपूत थे, उनको भनक लग गया कि भाई अब ये तो कमजोर हो गए। तो उन सबने कहीं ना कहीं मुगल्स के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी। तो जो लास्ट आखिरी आपको मुगल एम्परर थे वो थे बहादुर शाह जफर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरी मुगल एम्परर कौन थे, वो थे बहादुर शाह जफर। और उनको आखिरकार बहादुर तो थे पर बेचारे बी से बहादुर, बी से ब्रिटिशर्स ने उनको बाहर निकाल दिया, पावर से फेंक दिया आउट इन 1858 और मुगल प्रशासन का अंत कर दिया। बहादुर को किसने बाहर किया, बी से बहादुर, बी से ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, अब मोहम्मद शाह जो है जिनके बारे में हमने पढ़ा, जिन्होंने सैयद ब्रदर्स को बाहर निकाला था, आफ्टर मोहम्मद शाह द रीजनल किंगडम्स बिकेम वेरी पावरफुल। मैंने आपको बताया कि जो छोटे छोटे प्रशासन थे, बंगाल हो गया हमारे पास, अवध हो गया, हैदराबाद, मैसूर हो गया, ये छोटे छोटे जो हिस्से थे ये काफी ज्यादा पावरफुल या आप कह सकते हैं शक्तिशाली हो गए थे। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। अब बंगाल कहाँ पर है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर आप नक्शा देखें ये वाला एरिया है बंगाल, ठीक है। इस एरिया को ध्यान में रखते हुए अब आप बंगाल के बारे में याद रखना। बंगाल पहली स्टेट थी जो मुगल प्रशासन से मुक्त हो गई थी 18वीं सेंचुरी में। मुगल से सबसे पहली स्टेट जो आजाद हुई थी वो बंगाल थी। मुर्शिद कुली खान, कुली से याद रखना, मुर्शिद कुली खान वॉज द सूबेदार ऑफ बंगाल और उड़ीसा के। मुगल्स के टाइम पे सूबेदार होते थे, एक पोस्ट होती थी, बंगाल और उड़ीसा साथ साथ में है। तो कुली जी राज कर रहे थे बंगाल और उड़ीसा में और मुगल्स को सलामी ठोकते थे मुगल्स के अंडर। अब प्रॉब्लम ये आई कि वो मुगलों के अधीन तो थे लेकिन वो इंडिपेंडेंट आजाद ख्यालों के थे और वो अपना ही प्रजा चला रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी से याद रखना, मुर्शिद जी ने अपने नाम पे मुर्शिदाबाद को अपना कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। पहले ढाका था कैपिटल, अब वो बोले नहीं मेरे नाम पे होना चाहिए कुछ अलग, मेरी मर्जी। मुर्शिद जी ने मुर्शिदाबाद को कैपिटल बोल दिया। काफी उनमें ताकत थी, बड़े समझदार एक राजा थे वो, और अंत में उनकी मौत हो गई। जब मुर्शिद जी की मौत हुई तो श से याद रखना, सुजाउद्दीन, दिन बन गए किसके, सुजाउद्दीन के दिन बन गए। वो बंगाल और उड़ीसा इकट्ठा ही रूल किया जाता था, BO से याद रखना, ब्रोबो। तो वो पावर में आ गए। ठीक है, इनके दौरान भी शांति रही, कोई ज्यादा बगावत नहीं हुई, चलता रहा। अब शाहउद्दीन के बाद आए सरफराज। अब दिमाग खराब होने वाली बात, सरफराज खान जो है पावर में आए और वो बिल्कुल ही बेकार थे, सर घुमा हुआ था याद रखना सरफराज जी का, और वो बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट रूलर थे, मतलब वो प्रजा को चला ही नहीं पाए। और उनको मार दिया गया था अली वर्दी खान ने इन द बैटल ऑफ घेरिया। उनको घेर के घेरियों में अली वर्दी खान ने उनको मार दिया। ये नाम ऐसे टुकड़े आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद अली वर्दी खान जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बिहार भी आ गया, तीनों एरिया के वो शासन में रूल करने लगे। अब जब अली वर्दी खान की मौत हुई तो सिराज उद दौला है, पहले जो हमने नाम पढ़ा था वो था सिराजुद्दीन, दीन से नाम था, दीन।
अब जो पावर में आए थे वो थे सिराजुद्दौला, वो रूलर बने और उन्होंने बंगाल को रूल किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बंगाल को रूल किया जा रहा था, चलाया जा रहा था, तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिशियल्स के कामकाज में काफी तरक्की हुई, खेती बाड़ी में, इंडस्ट्री में, ट्रेड में, और उन्होंने अमल और शांति का जो पाठ है वो लोगों को पढ़ाया अपनी स्टेट के अंदर। तो इसको बंगाल को एक बार हम ढंग से रिवाइज कर लेते हैं। बंगाल के बारे में मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेट थी जो आजाद हुई थी जब मुगल से छुटकारा पाया गया था 18 सेंचुरी में। अब सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था एक नाम, मुर्शिद कुली खान जी का। तो मुर्शिद कुली खान जो थे वो मुगल्स के अंदर सूबेदार थे कि कौन से एरिया के, एक तो बंगाल के और एक उड़ीसा के। उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं, ढाका की जगह, ढाका मुझे पसंद नहीं है, मैं अपना जो कैपिटल है उसको मैं बनाऊंगा मुर्शिदाबाद। काफी समझदार रूलर थे। उसके बाद जो रूलर आए वो थे सुजाउद्दीन, दीन से याद रखना। ये रूलर बने, बंगाल के और उड़ीसा के रूलर बने। ठीक है, शांति चलती रही, बरकरार रही। इसके बाद सर घूमने वाला सरफराज, FRAZ, सरफराज खान जो थे पावर में आए, बड़े बेकार बेकार रूलर थे। ठीक है, और इनको फाइनली मार दिया गया था, इनका कत्ल कर दिया गया था। किसने किया था? अली वर्दी खान ने। कौन सी लड़ाई में? इन घेर के इनको मार दिया। अब इसके बाद जो है अली वर्दी खान ही नए रूलर बन गए। ठीक है, अली वर्दी खान बंगाल, बिहार, अब इनके एरिया में 3 थे, BBO या बॉब कह लो, बंगाल, उड़ीसा और बिहार। अली वर्दी खान के बाद जो रूलर बने वो थे सिराज उद दौला। ठीक है, ये रूलर बने और काफी इंप्रूवमेंट्स हुई थी बंगाल के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अवध की। अवध से याद रखना, अब देखो अवध में 2 ए आते हैं ना, तो इसमें याद रखना सदत खान जो थे वो गवर्नर थे अवध के, मुगल एम्पायर के अंडर। जब मोहम्मद शाह रूल कर रहे थे मुगल्स में, तो सदत खान जो है वो रूल कर रहे थे। उन्होंने काफी अच्छे पैसे कमाने के लिए खेती बाड़ी में इम्प्रूवमेंट की, इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट की कि लोग अच्छा कमाना शुरू कर दें। और सदत ने, उनकी मौत हो गई, मतलब बेचारे चल बसे। उसके बाद सदत के बाद सफदार जंग जो है वो रूलर बने। पहले सदत थे, उसके बाद आए सफदर जंग, जंग से याद रखना, सदत फिर जंग, ऐसे बार बार बोलोगे। उनकी मौत हो गई। ठीक है, और वो भी एक, आप ये कह सकते हैं, वजीर थे, एक अच्छी पोस्ट पे थे जब मुगल प्रशासन जो था वो चल रहा था। मतलब अभी हम बात कर रहे हैं कि मुगल प्रशासन के अंदर पहले सदत खान रूल कर रहे थे, और उसके बाद जब उनकी मौत हो गई तो जो नए मुगल एम्परर आए उनके अंडर सफदरजंग जो थे वो एक किस पोस्ट के ऊपर थे? वजीर की पोस्ट के ऊपर थे। अब आप सोचेंगे वजीर का मतलब क्या है? वजीर एक तरीके के, आप कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते थे उस टाइम पे मुगल प्रशासन में, जिनको पैसे का लेकर, फाइनेंसेस का लेके चार्ज दिया जाता था। आप ये कह सकते हैं चीफ एडवाइजर का काम करते थे रूलर के। ठीक है, अब सदत खान जी जो थे उनकी भी मौत हो गई। फिर आए शुजा-उद-दौला, ये रूलर बने शुजा जी लखनऊ के, लू याद रखना। और शुजा-उद-दौला जो थे उन्होंने रोहिलखंड भी अपने कंट्रोल में कर दिया, उनकी भी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद आए असफ-उद-दौला जो रूलर बने अवध के। अब इस टाइम पे ब्रिटिशर्स का रंग चढ़ा था, और ब्रिटिशर्स के जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने बोला कि एक ट्रीटी साइन करते हैं हम दोनों, आपने भी यहाँ पे रहना है, मैंने भी रहना है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ फैसला करने वाली फैजाबाद जो थी वो हुई, जिसमें ये बोला गया कि आपने जो पैसे देने हैं ब्रिटिश आर्मी को, क्योंकि हम आपकी रक्षा करेंगे, हम अपनी ब्रिटिश आर्मी के कुछ लोगों को आपके एरिया में रखेंगे ताकि आपकी सुरक्षा रहे, तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अवध में ही रहेगी ब्रिटिश आर्मी, लेकिन आपकी सुरक्षा होगी और आपको उसके लिए ज्यादा सम, मतलब पैसा देना पड़ेगा उनकी मेंटेनेंस के लिए। अंत में इनकी भी मौत हो गई। अब इनके बारे में, जो हमारा अवध है उसके बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं। मैं आपको थोड़ा आइडिया दोबारा दे देती हूँ। अवध में सबसे पहले जो रूल कर रहे थे, जो गवर्नर थे अवध में, वो थे सदत खान।
ठीक है। सदत खान ने काफी इंप्रूवमेंट्स की एग्रीकल्चर में, इकोनॉमी में। इनकी डेथ के बाद बंदे जो रूलर बने वो थे सफदर जंग। अब ये जो थे ये वजीर थे उस टाइम पे। अब इनकी जब जो हमारे सदत खान है, उसके बाद सफदर जंग जो है, सफदर जंग जब वजीर थे, उनकी मौत के बाद हमारे पास जो रूलर बने थे वो थे शुजा उद दौला। और ये जो थे रूलर बने लखनऊ एरिया से, शुजा शुलू, मैंने आपको याद कराया था, लखनऊ के बने थे। और इन्होंने जाके रोहिलखंड भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसके बाद जो रूलर बने थे वो थे असफ उद दौला। और इसके बाद मैंने आपको बताया वेरन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिशर्स की साइड से, वो आए और उन्होंने बोला कि भाई अवध की सुरक्षा के लिए एक ट्रीटी कर लेते हैं। जो ट्रीटी थी, मतलब जो पेज साइन हुआ था, वो था फैजाबाद का, फैसला हुआ था फैजाबाद का वेरन हेस्टिंग्स के साथ कि आपकी रक्षा की जाएगी, लेकिन आपको वो फौज के टुकड़े के लिए जो आपकी रक्षा करेंगे पैसे देने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं हैदराबाद की। अब हैदराबाद के नाम बड़े अच्छे हैं। हैदराबाद से याद रखना कि जो हैदराबाद की जो एरिया है वो बनाया था, जिसने खोजा था, वो थे निजाम उल मुल्क। एक नया मुल्क तैयार किया था हैदराबाद। हा, याद रखना, बिरयानी से एक नया मुल्क, बिरयानी का निजाम उल मुल्क ने तैयार किया था। क्योंकि हम बिरयानी खा रहे हैं तो चिन की बात होगी, थोड़ी की बात, तो चिन किलिच खान उनका असली नाम था। निजाम उल मुल्क बोलते थे लेकिन असली नाम था चिन किलिच खान। ये वजीर थे मुगल एम्पायर के मोहम्मद शाह के टाइम पे। और उन्होंने बोला कि सुनो, आज के बाद हैदराबाद जो है मेरा कैपिटल होगा, मतलब जहाँ पे पावर सेंटर होता है, जैसे दिल्ली कैपिटल है वैसे ही उन्होंने बोला हैदराबाद मेरा कैपिटल होगा। तो जो मुगल एम्परर थे, प्रशासन के राजा थे उस टाइम पे, उन्होंने निजामुल मुल्क को बोला कि ठीक है, तुम गवर्नर बन जाओ साउथ के, और आपको एक टाइटल दे देते हैं जो है असफ जा। ये नाम नहीं है किसी का, इन्हीं को, इनके 3 नाम है, एक ये और एक ये टाइटल दे दिया। इनको ये नहीं बोला कि ठीक है तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम आजाद हो, ठीक है, बट उनको ये बोला कि ठीक है, तुम हैदराबाद में छोटे से एरिया को अपने तरीके से रूल कर सकते हो, चला सकते हो। उसके बाद उनके जो आगे बच्चे आए उनको हम बोलते हैं असफ जा डायनेस्टी के बच्चे, जिनको हम निजाम्स ऑफ हैदराबाद बोलते हैं। मतलब उनके जो बच्चे थे, क्योंकि उनको ये टाइटल दे दिया गया था, तो उनकी जो डायनेस्टी थी उसको असफ जा डायनेस्टी बोलते हैं, और या आप कह सकते हो निजाम्स बोला जाता है हैदराबाद के। अब बात करते हैं मैसूर। मैसूर बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदर अली जो हैं वो मैसूर के राजा बने। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और इन्होंने बड़े तकड़े चेंजेस लेकर आए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर, मैसूर के अंदर। आप नक्शे में देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था मैसूर कहाँ है। इन्होंने ये बोला कि हम सारे जो रिलीजन है, धर्म है, उनकी प्रति इज्जत समान रखेंगे, ये नहीं कि एक ही धर्म चलेगा। उन्होंने बहुत हिंदू लोगों को अच्छी पोस्ट पे भी रखा, ये दिखाने के लिए कि सिर्फ मुसलमान का बोलबाला नहीं है, सब धर्म बराबर है। ये इतने ताकतवर थे कि इनके बिल्कुल सर के ऊपर, अगर आप ये देखो, यहाँ पे मैसूर है, टीपू सुल्तान, इन्होंने लड़ाई लड़ी थी अकेले ने, मराठास के साथ भी, इनके साथ भी। इवन जो निजाम्स थे, अभी मैंने आपको बताया हैदराबाद के, उनके साथ भी लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। इवन रूलर जो कर्नाटका के रूलर थे, उनके साथ भी अकेले ही भड़ जाते थे। और ब्रिटिशर्स के साथ भी, ब्रिटिशर्स तो अभी चल रहे थे ना कि कहाँ पर आएंगे कहाँ नहीं आएंगे, लेकिन ये अकेले ही भिड़ जाते थे सबके साथ। तो लगभग ये एरिया हो जाता है ना कर्नाटक का, तो ये यहाँ के जो रूलर्स थे उनके साथ, आसपास के एरिया के रूलर्स के साथ अकेले ही भिड़ जाते थे। हैदर अली का नाम याद रखना। उनकी ना 2 लड़ाइयां बड़ी जबरदस्त हुई थी, ठीक है, जिनको हम याद रखते हैं। हैदर अली की लड़ाई हुई ब्रिटिशर्स के साथ, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एंग्लो मैसूर। एंग्लो यानी अंग्रेजों के साथ, मैसूर की लड़ाई हुई थी। पहली जो लड़ाई हुई एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली ने अंग्रेजों को मार गिराया, टाकरा करके आउट। आप ये सोचो कितना शक्तिशाली होगा, ब्रिटिशर्स को आउट कर दिया। जब दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर हुई, जो वॉर थी वो अभी चल ही रही थी कि हैदर अली की मौत हो गई। सेकंड में मौत हो गई, सेकंड लड़ाई में। पहले में तो डट के मुकाबला किया। उसके बाद उनका जो बेटा है टीपू सुल्तान, शायद आपने नाम सुना होगा, वो पावर में आए।
और बड़े समझदार, आप कह सकते हैं, एक प्रशासन चलाने वाले नेता थे। और इनको टी से टीपू, टी से याद रखना टाइगर बोला जाता था, शेर, टाइगर ऑफ मैसूर। ये टाइगर है मैसूर के। बड़े पक्के देशभगत थे, बड़े रिफॉर्म्स लेकर आए एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने बोला जो क्रूअल राजे का जो अंत है ना, वो हमें करना है। ब्रिटिशर्स तानाशाही जो चला रहे हैं उसका खात्मा करना है। नए नए वेपन्स लड़ाई झगड़े के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, ताकि एक मॉडर्न आर्मी लेकर आ सके, ठीक है ना, ताकि लड़ाई की जा सके बराबर पद्धर पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि अक्सर इंडियंस के पास पुराने वेपन्स होते थे। और उन्होंने ट्रेड, व्यापार करना शुरू किया, इंडस्ट्री शुरू की। जब चौथी बैटल हुई ना, सेकंड में तो मैंने आपको बताया हैदर अली की मौत हो गई। जो फोर्थ बैटल थी मैसूर की, उसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई। याद रखना, सेकंड में बाप की, चौथी में टीपू सुल्तान की। और जब औरंगजेब वगैरह का पार्ट आता है तो हम मराठास के बारे में पढ़ेंगे। बस ये था टीपू सुल्तान के बारे में। अब हम मराठास के ऊपर जोर देंगे। ये वाला, ये एरिया मराठास का, ये याद रखना। अब ये मराठा से याद रखना, ए पीछे आता है ना, तो अभी जो मुगल्स थे उसमें औरंगजेब जी जो थे वो रूल कर रहे थे। उस टाइम पे मराठास में शिवाजी ने बोला कि चल चल, निकल निकल, यहाँ से निकल। इंडिपेंडेंट स्टेट है महाराष्ट्र का, एम से मराठास, एम से महाराष्ट्र। और शिवाजी ने बोला चलो चलो चलो। तो जो इस टाइम पे जो बालाजी विश्वास किया विश्वनाथ, वो पहले पेशवा बने मराठास के। पेशवा बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। मतलब जैसे मैंने आपको वजीर का बताया था ना, वैसे ही मराठास में जो पावरफुल पोस्ट होती थी राजे के बाद, वो हमारी आती थी पेशवा। और विश्वास करके उन्होंने जो पेशवा की पोस्ट थी वो दी थी बालाजी विश्वनाथ जी को। और जो मराठास थे धीरे धीरे करके पेशवास की रहनुमाई के अंदर अपना जो कंट्रोल है आसपास के एरियाज में भी बढ़ाना चाहते थे। इनके ऊपर मूवी भी आई थी। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें शिवाजी के बारे में। शिवाजी जो है वो मराठास के कर्ता धर्ता माने जाते हैं। और उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 20 अप्रैल को 1627 एडी में हुआ था। और उनका जन्म हुआ था, देखो, पुणे के अंदर, शिवाजी का। और उनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। ये उनके पिताजी का नाम था, शिवाजी शाहजी भोसले। तो ऐसे याद रखना, शाहजी भोंसले, उसके बाद आ जाते हैं शिवाजी, ठीक है। तो जो फादर थे उनकी, एक जागीरदार थे, सुल्तान। और बीजापुर के जो सुल्तान थे उनके कोर्ट में, उनके दरबार में वो काम करते थे। और शिवाजी के मम्मी का नाम जो था वो था जीजाबाई। शिवाजी ना, उनके ऊपर काफी बड़ा प्रभाव पड़ा था उनकी मम्मी का, ठीक है। उनके ददोई कौनदेव का, एक और इंसान, और गुरु रामदास जी का, ये नाम याद रखना। तो शिवाजी एक पक्के पेट्रियट थे, देशभगत थे। और वो चाहते थे कि हम मुगल प्रशासन का अंत कर दें और एक इंडिपेंडेंट हिंदू स्टेट का, मतलब इंडिपेंडेंट खड़ी की जाए। तो जब अली आदिल शाह जो थे सुल्तान बीजापुर के, जहाँ पे मैंने बताया उनके पिताजी काम करते थे शिवाजी के, वो जब उनका बेटा आया रूल में और वो बीमार हो गए, तो शिवाजी ने जाके वो फोर्ट, उनका जो एरिया, वो भी कब्जे में कर लिया, ठीक है। और भी बहुत सारे फोर्ट्स उस टाइम पे जो थे, वो कौंधार हो गया, पुरंदर हो गया, कौनकन, कल्याणी, सिंहगढ़, ये सारे इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिए, ठीक है। और जब दादाजी कौनदेव की मौत हुई, उन्होंने पुणे भी अपने कंट्रोल में कर दिया। अब जो सुल्तान थे बीजापुर के, जो मैंने आपको बताया बीमार हुए थे, उन्होंने शिवाजी के अगेंस्ट एक आर्मी भेज दी। और वो आर्मी जो थी, क्योंकि अरे मैं तो बीमार हुआ हूँ, तुमने क्या किया, वो आर्मी भेजी अफजल खान की लीडरशिप में। मतलब वो मेन सिपाही थे। तो वो जो है शिवाजी को पकड़ नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तुम हार गए, पकड़ नहीं पाए, बेवकूफ इंसान। बीजापुर के राजे ने जब अफजल खान के अधीन एक आर्मी भेजी शिवाजी को पकड़ने के लिए कि भाई ये तो मेरे एरिया में आके मेरे को कंट्रोल करना चाहता है, तो उन्होंने बोला एक और तरीका, स्कीम लगाते हैं, शिवाजी को अपने फोर्ट पे बुलाते हैं जो कि है प्रतापगढ़, ठीक है। तो हम प्रतापगढ़ आपको बुलाते हैं, उसके बाद बैठ के मिलजुल के एक ट्रीटी साइन करेगी कि आपका ये मेरा ये, ठीक है। तो
जब दोनों एक दूसरे जो थे एक दूसरे की बात सुन रहे थे, उस टाइम पे वो जो अफजल खान था जिसको भेजा था मारने के लिए, उसने कोशिश की शिवाजी को मारने की, पर शिवाजी ने उसी को खंजर से मार दिया। मतलब तुमने बुलाया ट्रीटी साइन करने के लिए और अपने आदमी को बोल के मुझे मरवा रहे हो, मैं तो तुम्हें ही मारूंगा। तो आखिर में जो सुल्तान थे उन्होंने ट्रीटी साइन की जबरदस्ती शिवाजी के साथ, और उनको बोला कि शिवाजी जो है एक इंडिपेंडेंट आजाद रूलर है। ठीक है जी। अब रिलेशंस जो थे मुगल्स के साथ उनके कैसे रिश्ते बने मैं आपको बताती हूँ। औरंगजेब जो थे वो तो टॉलरेट ही नहीं कर पाए कि शिवाजी पावर में आ रहे हैं, ये क्या चल रहा है। तो शिवाजी को दबाने के लिए औरंगजेब ने एक आर्मी भेजी शिवाजी के अगेंस्ट पुणे में, और औरंगजेब ने जो आर्मी भेजी थी वो भेजी थी अंडर शेस्ता खान, कि शेस्ता खान तू जा। कि पहले तो जो बीजापुर का सुल्तान था उसने अफजल खान को भेजा था, नहीं, तू शेस्ता खान तू जा, तू जाके शिवाजी को मार के आ। तो शेस्ता खान ने शिवाजी के बहुत सारे टेरिटरीज, फोर्ट्स और पुणे को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो एक रात को जब शिवाजी ने देखा कि यार ये सब कुछ तो जा रहा है, तो शिवाजी 400 सिपाहियों के साथ पुणे के फोर्ट में एंटर हो गए। एक शादी की जैसे बारात जा रही होती है उस तरीके से। और उन्होंने मतलब रात को हमला करके, कि पार्टी हो रही है, पै 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 पै, कोई ध्यान भी नहीं देगा, ठीक है ना, बारात जा रही है, उस टाइम पे उन्होंने शिस्ता खान का जो एरिया है वो अपने कंट्रोल में कर लिया। तो इन दी इन्वेजन जो अब्दुल फतेह था शिस्ता खान का जो बेटा था, और मुगल सोल्जर्स जो थे वो मर गए थे काफी ज्यादा, बट जो शिस्ता खान था वो खुद अपनी जान बचा के निकल गया था। उसका बेटा मर गया इसमें लड़ाई में, लेकिन वो खुद अपनी जान बचा के भाग गया। तो जब शिवाजी और उनका जो बेटा था जब वो आगरा पहुंचे औरंगजेब को मिलने के लिए, तो औरंगजेब ने बड़ी चालाकी से उनको जेल में डाल दिया। शिवाजी और उनका बेटा वहां से भी खिसक गए, मिठाई की बास्केट्स में बैठ के जेल से निकल गए। तो शिवाजी ने फाइनली आके बोला कि अब तो मैं इंडिपेंडेंट रूलर हूँ और मेरे को टाइटल मिल गया छत्रपति का। शिवाजी को छत्रपति बोला जाता है, छत्रपति शिवाजी का टाइटल है। तुमने मुझे मारने की, जेल में डालने की बहुत कोशिश कर ली, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब शिवाजी का जो बेटा था उसका नाम था सांभाजी। सांभाजी वो रूलर बने, बड़े बेवकूफ इंसान थे, उनको संभाजी को जेल में डाल दिया। ठीक है, औरंगजेब के ऑर्डर पे। पहले जो भाग गए थे अपने बाप के साथ, अब उसी औरंगजेब ने बेटे को पहले जेल में डाला फिर मार दिया। अब जो संभाजी थे, ये मैंने बताया शिवाजी, शिवाजी के बाद आए संभाजी जो बिल्कुल ही बेकार थे। संभाजी के बाद उनका जो भाई था वो था राजा राम, वो पावर में आए। कहते हैं मैं ट्राई करके देखता हूँ। उन्होंने भी मुगल्स के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी की, पर उनकी मौत हो गई। उसके बाद इनकी डेथ के बाद जो ताराबाई थी, राजा राम की जो बीवी थी ताराबाई, इनकी बीवी जो थी वो चाहती थी कि भाई मेरा जो 4 साल का बेटा है जिसका नाम शिवाजी द सेकंड रखा गया है, वो मतलब वो राजा बने, मैं उसकी गार्डियन बन जाऊं, मैं रानी बन जाऊं, मतलब लेकिन पावर उसी के हाथ में आएगी एट द एंड ऑफ द डे, और वो रूल करना शुरू कर देती है। बड़ी हिम्मती दलेरी लेडी थी, ताराबाई नाम याद रखना, और इसका 4 साल का बेटा शिवाजी द सेकंड। अब औरंगजेब की मौत हो गई, तो जो शाहू जी थे वो पावर में आ गए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो बालाजी विश्वनाथ थे उन्होंने उनको पेशवा अपॉइंट कर दिया, और ग्रेजुअली करते करते जो सारी पावर थी वो बालाजी विश्वनाथ के हाथ में चलेगी। मतलब जो शिवाजी के जो फैमिली से आ रहे थे, गलती से वो इतने वीक हो गए कि पावर जो थी वो पेशवास के हाथ में चली गई। अब आप ये सोच रहे होंगे अभी तो शिवाजी सेकंड चल रहे थे, तो ये शाहू जी कौन थे। मैंने आपको बताया था शिवाजी के दो बेटे थे, संभाजी और राजा राम। राजा राम की बीवी का मैंने आपको नाम बता दिया, ताराबाई, जिसने अपने बेटे को पावर में लाने की कोशिश की, जो शिवाजी द सेकंड थे। लेकिन जब औरंगजेब की मौत हो गई तो ये जो संभाजी थी जो बीवी थी, सॉरी इनकी जो बीवी थी, उन्होंने अपने बेटे को जिसका नाम था छत्रपति शाहू, ये इनका बेटा था, उसको पावर में वो लिया। ठीक है, मतलब भाइयों की बीवियों के बीच में लड़ाई चल रही थी। और उसके बाद तो पेशवाजी पावर में आ गए, बालाजी विश्वनाथ जो थे उनके पास पावर आ गई। उनकी मौत के बाद बाजीराव, ये मूवी भी आपने देखी है, वो पावरफुल हो गए। उन्होंने बहुत सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में कर लिया।
सेटलमेंट्स हुई पोर्चुगीज के साथ। बालाजी बाजीराव जो थे वो तीसरे पेशवा जो थे, रूलर बने थे। उसके बाद किसकी मौत के बाद देखो, एक बालाजी विश्वनाथ थे, फिर बाजीराव द वन, उसके बाद बालाजी बाजीराव, मतलब ये और ये दोनों के नाम से जो बने, तीसरे नंबर पे ये आए, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। और अहमद शाह अब्दाली ने डिफीट किया था मराठास को इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये बहुत जरूरी है, मराठास जो हैं कौन सी पानीपत की लड़ाई में हारे गए थे और किसने हराया था, वो नाम है अहमद शाह अब्दाली ने उन लोगों को हरा दिया था। तो पेशवास जो थे वो अपनी हार का जो मतलब होता है ना, हाय हार गए, वो सहन नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। तो जो माधव राव थे वो चौथे पेशवा बने थे, और माधव राव के बाद बहुत सारे पेशवाज आए थे, जैसे नारायण राव, माधव राव, नारायण, बालाजी। और लॉर्ड हेस्टिंग जब पावर में आए, गवर्नर जनरल बने, उन्होंने मराठास का जो एरिया है उनको अपने कंट्रोल में कर लिया, किसको हरा के, बालाजी राव सेकंड को। अब बात करते हैं जी राजपूत के बारे में। राजपूत और जो मुगल्स थे ना, वो दोस्त के जैसे थे, पर जब औरंगजेब का टाइम आया तो ये दोनों अलग हो गए। तो औरंगजेब की मौत के बाद जो मुगल एम्पायर था वो तो वैसे ही गिरना शुरू हो गया था, है ना, दो दोस्त भी अलग हो गए। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल एम्पायर भी गिरना शुरू हो गया। तो जो सबसे फेमस राजपूत रूलर थे, सवाई जय सिंह ऑफ अम्बेर, ये शायद नाम आपने सुना हो, अब तो इसे जयपुर बोला जाता है अम्बेर की जगह। वो पावर में आए और उन्होंने बोला कि साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए। इन्होंने, जय सिंह ने ही पिंक सिटी ऑफ जयपुर को स्थापित किया, बनवाया। उसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज की टाइम पता चल जाए ऐसा घर शैडो के हिसाब से दिल्ली में बनवाया, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में। मतलब साइंस के ऊपर ध्यान दिया। याद रखना, राजपूत साइंस के ऊपर, और जय सिंह खासकर। उसके बाद बात करते हैं, अखीरले हैं जाट्स। जो जाट्स थे मथुरा के थे, उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दी मुगल्स के अगेंस्ट, और उनके जो लीडर थे जाट्स के, गोकुल थे, ठीक है। और उनके बाद जो थे, गोकुल के जाने के बाद जाट्स की जो स्ट्रगल थी वो चलती रही। उनके बाद आए राजा राम, फिर आए चूरामन। चूरामन जो थे, उन्होंने मनसबदारी जो थी 1500 जाट्स की और 500 सुवर्स की, वो ले ली थी, मतलब मुगल एम्परर से। अब मनसबदारी क्या होता है, तो जो मनसबदारी है ना, उसका मतलब ये होता है, एक वर्ड से निकलता है मनसब। मनसब का मतलब होता है रैंक या पोजीशन। तो अलग अलग पोजीशंस पे रखा जाता था, सिविल पोजीशंस दी जाती थी, मिलिट्री की पोजीशंस जो है वो दी जाती थी। उन्होंने वो अपने कंट्रोल में कर लिया। अब जो चुरामन थे, उनके बाद आए बदन सिंह। उन्होंने आर्मी को पावरफुल किया, बहुत सारे किले बनवाए, और उन्होंने भरतपुर को अपना, बदन से याद रखना, भरतपुर को अपना कैपिटल बनाया, और सारा एरिया जो अपने कंट्रोल में कर लिया, जैसे आगरा, मेरठ, अलीगढ़ और हरियाणा के कुछ हिस्से भी अपने कंट्रोल में कर लिए थे। ठीक है जी, तो ये थी आज की क्लास में। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको सबको समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो चाहिए केस स्टडी ऑफ 6 के ऊपर, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।